कि दूसरा सूत्र भी बन सकता है। अब मैं दिखाता हूं कि सूत्र बनता कैसे है। अब आपको पता है कि वर्णों में, स्वर वर्णों में ए के बाद जो अगला वर्ण आता है वो आता है ई। क्या आता है? ई। अब ई अकेला नहीं है, इसका दीर्घ रूप भी है, वो है ई। ठीक है। फिर कै वर्ग, यानी ये जो कै चू आ रहा है, ये कै वर्ग था, ये हो गया चू, यानी च वर्ग। और च वर्ग का मतलब यहाँ पे च, छ, ज, ज, तो ये आएंगे। ठीक है। तो ये देखिए वैसे ही लिख रहा हूं मैं, ए के बाद ई आ गया। ठीक है। और यहां पे ये इसका दीर्घ रूप हो गया, कै वर्ग, च वर्ग आ गया। यही आएगा, तो क्रम तो यही है, क्रम को तोड़ ही नहीं सकते अपन। इसलिए मैंने कहा कि इसमें आपको चार स्थानों के नाम याद करने, लेकिन क्रम से याद करने हैं। यदि आपने क्रम से याद कर लिए तो फिर ये चीजें अपने आप स्वतः हल होती चली जाएगी। यकीन दिलाता हूं, मैंने छठी कक्षा के बच्चे को भी ये टॉपिक पूरा एक बार में समझाया है, और फिर मैंने उनके बार बार टेस्ट लिए और मुझे उन्होंने हर प्रश्न का सही जवाब दिया। मैंने पूछा कोई भी वर्ण उनके सामने रखा और उन्होंने सही जवाब दिया कि इसका उच्चारण कहां से होना है। तो बार बार पढ़ने वाली चीज है ही नहीं। इसकी उपयोगिता मुझे उसी समय पता चली जब मैंने इससे संबंधित पेपर्स दिए, जैसे संस्कृत से बीएड का पेपर दिया या अन्य जो भी दिए, तो उसमें 5-5, 6-6 प्रश्न आ रहे हैं। मैंने देखा उच्चारण स्थान से 5-5, 6-6 प्रश्न आ रहे हैं, जबकि ये तो बहुत इजी टॉपिक था। अब ये हो गया, तो यहां पे सूत्र की शुरुआत तो देखो हो ही रही है। जैसे यहाँ पे अकु लिखा, वैसे ही हमें क्या लिखना चाहिए, पहले हम इस अक्षर को ले लेते हैं ई। तो जैसे कै वर्ग का कु बना, वैसे च वर्ग का चू बना। ठीक है। अब इतना तो शुरू हो ही रहा है, यानी ये तो पता चल ही गया कि दूसरा सूत्र है वो ईचू से शुरू होने वाला है। तो मैं अब इसको पूरा लिख देता हूं, ईचू ये सा नाम, ईचू ये सा नाम। यहां पे आपको याद होना चाहिए, आपको मैंने माहेश्वर सूत्र बताए थे। देखिए संस्कृत के सारे टॉपिक आपस में उलझे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यदि आपने क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया तो आप पूरी व्याकरण नहीं सीख सकते। मेरा ये चैनल पे वीडियो डालने का उद्देश्य यही है। मैं भूगोल का व्याख्याता हूं, वर्तमान में भूगोल ही पढ़ाता हूं, संस्कृत से मेरा वास्ता भी नहीं है। लेकिन मुझे कहना क्या लगा, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा कि सर आप संस्कृत जानते हैं तो आप हमारी थोड़ी हेल्प करें। अब मैं उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो मैंने ये कोशिश की है। अब दिक्कत उनकी ये आती है कि सर हमें संधि समझ में नहीं आ रही, हमें प्रत्यय समझ में नहीं आ रहे, सर शब्द रूप समझ में नहीं आ रहे, धातु रूप नहीं आ रहे। जबकि मैं जब भी वर्ण वाले टॉपिक की उनसे बात करता हूँ, या तो वो कह देते हैं कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। मैं माहेश्वर सूत्र की बात करता हूं तो भी कह देते हैं। मैंने उनको कहा भाई भलाई नहीं है, लेकिन उनको जाने बिना आप उनको पूरा नहीं जान सकते अन्य बिंदुओं को। तो यहां देखिए मैंने अभी हाई वर्ड का जिक्र क्यों किया है। आपने एक सूत्र उसमें पढ़ा था, माहेश्वर सूत्रों की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, हाई वर्ड पढ़ा था। अब इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें वर्णों का क्रम क्या है के बाद ये आ रहा है ना। तो यहां पर देखिए है था और यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। तो ईचू ये हो गया, ईचू ये हो गया। ठीक है। अब यहां आप देख रहे होंगे कि ये जो है हैवर्ट है दो जगह आता है उसमें, ये भी ध्यान रखें, उसमें दो जगह आता है। अब यहां से उषु वर्णों की शुरुआत हो रही है शय की। ये नई चीज मान सकते हैं कि सूत्र में नई चीज जुड़ रही है, ईचू ये सना। यदि आपने 3 अक्षर पहले याद कर लिए कि 3 अक्षरों का संबंध है वो तालु से, तो फिर अगला अपने आप तुकबंदी में शामिल हो जाता है। ईचू ये नाम, ईचू ये नाम, इस प्रकार आप उच्चारित करिए और ये सूत्र आपको सदैव के लिए याद हो जाएगा। यदि आपने ये क्रम से याद रखे हैं तो ये सूत्र अपने आप ही क्रम से चल रहे हैं कि पहला सूत्र ऐसे शुरू हो रहा है, दूसरा ई से हो रहा है। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि सर तीसरा भी हमें दिमाग में आ रहा है, क्या होगा। बिल्कुल आप सही हैं कि ए ई हो गया, उसके बाद अगला जो स्वर वर्ण आता है वो उ आता है, और इसका जो दीर्घ रूप है वो है उ। ठीक है। तो यहां पे एक मिनट, यहां पे मैं गलती कर रहा हूं, थोड़ी माफी चाहूंगा। ए ई, यहां पर आपने देखा होगा वर्ण विचार में 2 वर्ण और हैं, री और ली। ये भी दीर्घ रूप है, यहां थोड़ा सा चेंज है, ए ई उ, री ली और उ, ये क्रम रहेगा यहां पर, ये भी आप ध्यान रखें। ए ई, यहां पे वैसे अपन सामान्य व्याकरण पढ़ते हैं तो ए ई उ ऐसे पढ़ते हैं, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए ई री ली उ, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहां पे अगला जो क्रम आ रहा है वो यहां पे री वाला आ रहा है, और वो सूत्र बनता है रीटू रसा अणा। अब ये सूत्र कैसे याद रख पाओगे आप,
कि ये हम कैसे याद रखें। तो ये जो 3 अक्षर हैं ये आपको मदद करेंगे इस सूत्र को याद रखने में। कु चू टू हो गया, ये रे हो गया, श। आपने श वाली लाइन पढ़ी है, जैसे हमें समझाया गया श शलगम, श षटकोण, श सड़क। तो वो क्रम देखिए आप यहाँ पे श। तो देखिए श के बाद श आ रहा है, ये के बाद रे आ रहा है, च के बाद टे आ रहा है, और यहाँ पे रीटू रसाना। इस प्रकार आपको उच्चारण याद करना है, रीटू रसाना। अब हमें करना क्या है, वर्ण कौन कौन से हैं, तो री तो होगा ही होगा, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा इस प्रकार से। बड़ा रूप हो गया, इसको मैं यहीं पे एक मात्रा जोड़ता हूँ, ये इसका मतलब बड़ा रूप हो गया। फिर यहाँ पे टे का मतलब यहाँ पे टे वाली लाइन से, यानी टे वर्ग। मैं यहाँ पे पूरे वर्ण नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि इसमें टे ठ ड आने वाले हैं। उसके बाद रे, यहाँ पे देखिए रे, यहाँ पे श, तो ये 2 वर्ण हो जाएंगे, रे और श। ठीक है, इन सब वर्णों का उच्चारण आप किससे करते हैं, मृधा से करते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम सब चीजों पहचानते हैं, कंठ भी जानते हैं, होठ भी जानते हैं, जिह्वा भी जानते हैं, दंता भी जानते हैं, मृधा क्या है सुना नहीं कभी। तो आप को मैं वैसे नहीं बताना मृधा कौन सा है, आप तो सिर्फ एक बार इनमें से किसी भी एक वर्ण का उच्चारण कर लो, आप तुरंत समझाएंगे कि मृधा क्या होगा। इसका इनमें से कोई भी वर्ण का उच्चारण करते समय यदि जिह्वा आपकी कहीं भी टकरा रही है, उस शब्द को पहचानिए। ट, ठीक है, ठ ड री र, कुछ समझ में आया? जिह्वा कहां जा रही है, ट कहां जा रही है जिह्वा, ट ठ ड कहां जा रही है, यहां ऊपर टकरा रही है, कहां पर, ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से में टकरा रही है। तालु तालु अपने ऊपर के भाग को कह रहे हैं, लेकिन यहां देखिए दांतों के पीछे टकरा है, ऊपर वाले दांतों के। तो ये जो जगह है, यही जगह आपकी क्या कहलाएगी, मूर्धा कहलाएगी। ठीक है, तो इन वर्णों का उच्चारण। अब आती है बात दंतों की। अब ये सूत्र कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे कौन सा आएगा, तो जो भी चीज आपको यहाँ समझ में आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया ये क्रम आप याद रखिए। ये क्रम आप यदि याद रखते हैं तो उसके बाद आता है रे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं रे, लिख दिया। अब कु चू टू, तो फिर क्या आना चाहिए, तू आना चाहिए। ये रे ले आना चाहिए, श ये से आना चाहिए, और आगे तुकबंदी कर दीजिए आप। ना लिटू लसाना नाम, ये तुकबंदी याद रखने वाली मूल चीज ये है। ठीक है, लिटू लसानाम, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक नाक हटा के सीधा लिख देता हूं ताकि उच्चारण में भी दिक्कत नहीं आए। लिटू लसा नाम, लिटू लसा नाम। अब यदि आप वर्णमाला के हिसाब से याद करें तो यहां आ जाइए आप। ठीक है, वर्णमाला के हिसाब से अब यदि आप नाम याद करेंगे तो आप यहां आ जाइए। यहां पे मैंने ये जो पूरा नहीं लिखा, थोड़ा रह गया है, यहां देखिए ई टू, ये पूरी लाइन लिख दी मैंने, इसको पूरा कर लेते हैं। तो आगे मैंने समझा दिया, ये यहाँ पे अगला आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा श। ये अब पूरा हो गया है। ठीक है, ये हो गया, अब ये भी पूरा हो गया। अब यहाँ पे दें लिटू लसाना, ये लिखना शुरू करते हैं। तो वैसे भी आप देखेंगे तो ए ई री, और उसके बाद क्या आ रहा है, री आ रहा है। उसके बाद इसी प्रकार यहां पर एक चीज और ध्यान दें आप, तो री का दीर्घ रूप नहीं होता, ये मैंने वर्ण विचार वाले बिंदु में बताया आपको, इसका दीर्घ रूप नहीं होता, और ये अपने आप में स्पेशल है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप अपने दिमाग में जरूर रखें आप, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो आप अलग जाती है। उसके बाद तू का मतलब यहाँ पे तय वर्ग से है, तय वर्ग, तय का मतलब यहाँ हो गया तय थ द ध न। ठीक है, और फिर ले, इसका मतलब ले ही होना है। वैसे भी यहाँ पर देखिए एक तुकबंदी बन रही है आपकी, ये आ गया और इसमें रे आ गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ले आना चाहिए। फिर आप अगला अक्षर आ रहा है क्ष, तो यहाँ पे आप देखिए पहले ये क्ष आ गया, ये दूसरा क्ष जिसको अपन श शलगम श षटकोण कहते आए हैं, तो फिर तीसरे क्रम पे ये स सड़क वाला आएगा, ये आ गया। उसके बाद तुकबंदी है, तो ये जो हो गए वर्ण, ली हो गया, त थ द ध न 5 ये हो गए, छठवां ले हो गया और सातवां श हो गया। इन सब का उच्चारण करने के लिए हमें दांतों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत। प्रयोग करके देख लीजिए, इनमें किसी भी वर्ण का आप उच्चारण कीजिए, आपके यदि दांत है तो आप सही कर पाएंगे, यदि दांत नहीं है तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप प्रयोग कर सकते हैं जिसके ऊपर के दांत नहीं है या नीचे के दांत नहीं है, आप उस बच्चे से या फिर उस वृद्ध व्यक्ति से, हो सकता है किसी युवा के भी नहीं हो, ये जरूरी नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक वर्ण को बुला कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
बच्चे मिल जाते हैं अक्सर ऐसे, तो आप उनसे कहिए तय बोलिए, थे बोलिए, दे बोलिए। यदि वो सही नहीं बोल पा रहे हैं तो समझ जाइए कि ये दांतों की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इनको बोलते हैं तय, तो हमारी जीभ कहाँ जा रही है? दांतों से टकरा रही है। दांत नहीं होंगे तो जीभ टकराएगी नहीं, टकराएगी नहीं तो ध्वनि सही निकलेगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दंता उच्चारण स्थान हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं ओ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लघु वर्ण चल रहे हैं। लघु वर्ण में 4 आ चुके हैं, लघु वर्ण है कितने? 5। 5वां कौन सा है? ऊ। ऊ का दीर्घ रूप भी होता है, तो वो भी साथ में लिख लो आप। तो ऊ हो गया। मैं देखो दोनों तरफ चल रहा हूं, पहले एक सूत्र लिख रहा हूं उसके माध्यम से समझा रहा हूं, या फिर ये लिख के इधर बता रहा हूं। तो यहाँ पे ऊ हो गया, दोनों एक साथ आएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कै वाली लाइन आ गई, चे वाली, टे वाली, ते वाली आ गई। अब कौन सी आनी चाहिए? पे वाली आनी चाहिए। और पे वाली लाइन को आप यहाँ किससे संबोधित कर रहे हैं? पू से संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी उसको पू लिख देता हूँ। पू का मतलब यहाँ पे क्या होगा? पै वर्ग होगा। ठीक है, पै वर्ग हो गया। अब यहां आप देख रहे होंगे कि ये रे ले वाली लाइन है, आप देख रहे होंगे ये रे ले पूरा हो रहा है, और वह एक बार हमें रोकना है। यहां समझने वाली चीज है, यहां समझने वाली चीज है। यहां गलती नहीं करें कि वैसे अपन सीख चुके हैं कि ये आता है, फिर रे आता है, फिर ले आता है, फिर वह। यहां वह को नहीं लाना है, ये चीज आपको याद रखिए। देखो कुछ चीजों को तो रट के भी याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब में लॉजिक चलते रहेंगे या ट्रिक चलती रहेगी। जरूरी नहीं है सब बना बनाए मिले, कभी बनाकर भी खाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, वह को लेके नहीं आना। बाकी सारे कुछ वर्ण में 4 आगे श है, यहाँ पर आ चुका है यहाँ। तो यहाँ कुछ चेंज होने वाला है। तो यहाँ ये जो सूत्र बनेगा वो इन्हीं पे डिपेंड करेगा। अब मैं यहाँ पे सूत्र लिखता हूं, इसके सामने उपू पद्मानिया नाम, ये लिखा मैंने। अब या नाम ये तो एक तुकबंदी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो आ रहा है पद्मानिया, ये समझने के लिए जरूरी है। इसका क्या मतलब होता है? हालांकि ये जो शब्द है इसमें जो वर्ण होते हैं उनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता है, ये अर्ध विसर्ग है। यहाँ पे ध्यान रखें, पद्मानिया का मतलब यहाँ पे अर्ध विसर्ग से है, अर्ध विसर्ग। और इस अर्ध विसर्ग को अपन कोई भी एक विशेष निशान बना के इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे पै के पहले यदि आपको इस प्रकार का कोई निशान, इस प्रकार से निशान लगा हुआ मिलता है या इस प्रकार से, तो आप समझ जाएं कि वो अर्ध विसर्ग है और इसे आप पद्मानीय कहते हैं। इसी प्रकार फै के साथ भी लगता है। ठीक है, तो ये वर्ण और इसमें शामिल हो जाते हैं। हालांकि आपने देखा भी होगा ऐसे प्रयोग बहुत कम होते हैं। तो इसमें आप ये रूप बना सकते हैं प और फ, ये इसमें शामिल हो गए। तो उपु पद्मानिया उ पै वर्ग हो गया, मेन चीज ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका नासिका, नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण। अब ये तो आपको याद ही रहते हैं कि नाक से हम कौन कौन से वर्णों को उच्चारण करते हैं। हर वर्ग के यानी जो 5 वर्ग हमने पढ़े उसका अंतिम वर्ण जब भी हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं नाक में खुजली होती है, यानी नाक में झुंझुनाहट सी होती है ना। अंग न हो रहा है कि नहीं हो रहा? या फिर नाक को आप पकड़ लें ऐसे और फिर आप मैं ने का उच्चारण करिए, आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब नाक भी काम की है और है भी, क्योंकि नाक से हम श्वसन लेते हैं और उसी की बदौलत हम जीवित रह रहे हैं, इसलिए हमें लोग नाम से पुकार रहे हैं। वरना तो आपको पता ही है, ये जब फूंक, जिसको मैं अक्सर बोल देता हूं, बाहर निकली और डेड बॉडी यानी बॉडी डेड हुई। तो यहां पर नासिका का भी अपने आप में महत्व है। तो नाक से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो सारे इसमें आएंगे। हालांकि क्रम उल्टा पुल्टा हो सकता है, ये आपने उसमें भी देखा होगा मैसूर सूत्र में भी। तो यहाँ पे ये अंग न, इस प्रकार 5 वर्णों के आप नाम लिख लें। ये हो गया, अंग हो गया, न हो गया, और ये हो गया, मैं हो गया, ना नाम, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5 मूल अक्षर हैं इन्हें आप लिख लें और बाकी आपको तुकबंदी करनी है, ना नाम, और यही 5 यहाँ सामने लिख दीजिए। ये जिसको आप बोलते हैं, इसको हम अड़े बोलते आए, अंग। मुझे बहुत बाद ही पता चला कि ये अड़ा नहीं होता, लेकिन हमें तो सिर्फ सीखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आप अपनी मातृभाषा को साथ में लेकर चलते हैं तो आसानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ने हो गया, फिर ये जिसको अणे बोलते आ रहे वो हो गया, और मैं हो गया।
ये पांचों जो वर्ण हैं ये नासिका से उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको नासिके बोलते हैं। अब एक चीज और देखिए कि ये पांचों अपने अपने वर्ग में भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कि इनको हमने छोड़ा है, देखिए इनको हमने शामिल किया है। यहाँ पे ट ठ ड ढ न हो गया, त थ द ध न प फ ब भ, तो यहाँ पे अपने उस वर्ग में, यानी कि इनकी खास बात देखिए कि इनके दो उच्चारण स्थान है, स्वयं का भी है इनका और ये वर्ग में भी शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे दोनों है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने यहाँ नासिके बोला, तो यहाँ पर इनके क्या है, थोड़े उच्चारण, यानी कि इनको जब आप कहेंगे ना, जैसे ये कंठ है, ठीक है, ये तालु है, इनको हम तालव्य बोल देंगे, इनको कंठ बोलेंगे, इनको तालव्य बोलेंगे, इनको मूर्धन्य बोलेंगे, इनको दंते बोलेंगे, इनको ओष्ठ बोलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा श है, तो आप क्या कहेंगे इसको, ये तालव्य से, यानी पहला श तालव्य हो गया, दूसरा श मूर्धन्य हो गया, तीसरा श दंते हो गया। तो आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि ये शलगम वाला है, ये षटकोण वाला है, ये सड़क वाला है, क्योंकि इनकी तुकबंदी और भी हो सकती है। तो इनको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप तालव्य, इसको क्या बोलेंगे मूर्धन्य, इसको क्या बोलेंगे दंते, ये बोलेंगे आप, तो लगेगा कि आपको व्याकरण की जानकारी है, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगभग सारे वर्ण आ चुके हैं, स्वर वर्ण भी आ चुके हैं और व्यंजन वर्ण भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब बचा क्या है वो देखना है। अब यहाँ पे अगला आ रहा है कंठ, कंठ तालु। इसका मतलब इसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ से भी और तालु, इन दोनों से होता है, सम्मिलित रूप से होता है, इसलिए इसको रखा गया है कंठ तालु। अब आप यहाँ थोड़ी सी नजर दौड़ाइए कि कौन से वर्ण हैं जो शेष रह गए, कौन से वर्ण जो शेष रह गए। आप देखें ए आ ई री री उ ए आई ओ औ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी स्वर वर्णों में से जो चार थे वो इंपॉर्टेंट है, वो रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए आई ओ औ, यानी अगला जो सूत्र बनने वाला है वो ए आई, और फिर उससे अगला जो सूत्र बनने वाला है वो होगा ओ औ। अब ये पहचान कैसे करें बताओ भी, कैसे पता चलेगा भी, यहाँ पे पहले ए आई आएगा और उसके बाद ओ आएगा। कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप, पहले ओ याद रख सकता है आपको, ये तो वर्णमाला से याद रह जाएगा भी, पहले ए आई आता है फिर ओ औ आता है। लेकिन यहां सूत्र में कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहां पर कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कंठ तालु, समझिए इस चीज को, लिखा हुआ है कंठ यानी कंठ प्लस तालु, यानी ये वे वर्ण है जिनका उच्चारण कंठ और तालु से मिलकर होता है, ठीक है। यहां पर देखिए कंठ, ठीक है, और ये हो गया आपका तालु। अब ये जो ए है ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपडेट हो जाइए, ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का मतलब हुआ कि इसमें कुछ मिलके बनता है। अंग्रेजी में आजकल ही इंग्लिश चल रहा है, व्हाट्सएप पे और पे सब चल रहा है, तो यहाँ पे ए और आई का आई बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, समझिए इस चीज को, ए और आई से मिलके आई बनाते हैं या नहीं बनाते, बनाते हैं ना। तो इसका मतलब ए का मतलब यहाँ पर किससे है, ऐसे है, और आई का मतलब यहाँ पर ई से है। अब यहां आ जाइए आप, ए का उच्चारण स्थान कौन सा है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान कौन सा है तालु, और ये दोनों मिलकर किसको बना रहे हैं ए को। इसका मतलब ए का उच्चारण स्थान कौन सा हुआ कंठ और तालु। क्लियर हो गया कंठ तालु। अब नहीं भूलेंगे आप कभी इसको, क्योंकि देख पा रहे हैं ना आप, आई किससे मिलकर बना है ए और ई से, लेकिन ए का उच्चारण स्थान अलग है, ई का उच्चारण स्थान अलग है, इसीलिए यहां पे नाम हो गया कंठ तालु। क्योंकि इसका दूसरा रूप भी है आई, इसलिए हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका सूत्र क्या बनेगा, वो सूत्र बनेगा ये। यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐदतौ, ये सूत्र बनेगा, ठीक है, ऐदतौ। यहां पे ए का मतलब ये ए हो गया, ये जो आई की मात्रा इसमें लग रही है ये आई हो गया, ठीक है। तो फिर ये जब सूत्र यहाँ ऐसे बन रहा है कि हम ए से शुरू कर रहे हैं और इसकी मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इसका सूत्र भी आपको समझ में आ गया क्या बनेगा। तो जैसे यहाँ पे ए लिखा, मैं यहाँ पे ओ लिख लेता हूं, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देवर्ण को लेते हुए आई की मात्रा लगाई गई थी, तो यहां मैं भी क्या कर रहा हूं, देवर्ण ले लेता हूं और औ की मात्रा लगा देता हूं,
और फिर ये आगे तऊ लिख देता हूं। क्या बन गया? औदतऊ। क्या बन गया? औदतऊ। इसका मतलब ओ हो गया, ये औ की मात्रा है तो औ हो गया, इसमें ए है, ए की होगी, और यहाँ पे आई की मात्रा आई हो गया, तो ए आई ओ औ। क्लियर? यहाँ पे आप 8 सूत्र समझ चुके हैं, 8 उच्चारण स्थान आपको समझ आ चुके हैं। अब आते हैं 9वें के बाद। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़े दिमाग की रूपे घोड़ों को दौड़ाइए और मुझे ढूंढकर बताइए कि इसमें कौन सा वर्ण शेष रह गया, या फिर सारे आ गए। यदि सारे आ गए तब तो हम यही खत्म करते हैं, लेकिन खत्म कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 उच्चारण स्थानों के नाम अभी भी नीचे लिखे हुए हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए वो सोचिए। तो आप जब यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि उष्म, देखिए यहाँ पे स्वर सारे आ गए, ए आ ई, फिर उ ले लेते हैं, चलो अपनी परंपरा के अनुसार उ, फिर री हो गया, ए आई ओ अंग ए, वो सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है वो 13 स्वर वर्णों संस्कृत में, उनको भूल जाइए। फिर हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की, तो कै वाली लाइन, चे वाली, टे ते पे, 500 लाइन आ गई। फिर देखिए आपको आते हैं अंतस्थ वर्ण, तो यहां पर आप देख रहे हो ये आ गया, रे आ गया, ले आ गया, उसके बाद क्या आता है? वह है वर्ड, यहाँ पे देखिए है, ये आ गया, रे आ गया, और ल जो एक आपका माहेश्वर सूत्र है, तो ले भी इसके अंदर आ गया। तो बच क्या रहा है? बस ये चीज रही है। फिर इजवे में देखिए ये र ल, वह नहीं है, इसका मतलब यही वो है जो बचा हुआ है भी। इसके अलावा अगली लाइन चेक कर लेते हैं उस वर्ण वाली, श आ गया, श आ गया, श आ गया और श आ गया। अब आते हैं अक्षय त्र गे, तो वो संयुक्त व्यंजन वर्ण है या संयुक्त स्वर है जिसमें स्वर भी शामिल है, व्यंजन भी शामिल है। तो हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, तो बचा क्या? वो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख दिया। तो फिर इसका सूत्र भी बनाना चाहिए हमें, और सूत्र इसका है वकारस्य। वकार, सीधी सी बात है, वकार वकारस्य, यानी इस एक अक्षर को लेके ये सूत्र हमने बना लिया, वो आ गया। अब जब ये सारे आए गए तो फिर एक सूत्र क्यों बचा हुआ है? जीव्या बोलो, यानी जीव्या का अग्र भाग है, उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग होता है और उसके लिए इसको शामिल किया गया है। लेकिन जो चीज आपको प्रतियोगिता परीक्षा में चाहिए वो पूरी हो गई है यहाँ पर, अभी इसमें अलग से कुछ नहीं बचा है। तो फिर जीव्या मूल्यम क्या है? इसका जो सूत्र बना रहे हैं वो ये सीधा ही बनता है इसका, जीव्या मूल्यम। और इसके अंदर यहां पे देखिए मैंने एक नया नाम लिखवा था, ये पद्मानीय, और यहां जीव्या मूल्य आ रहा है। ये दो अलग दो शब्द हैं, इन पे फोकस करना। जिस प्रकार यहां पर मैंने क्या लिखा था, अर्ध विसर्ग लगाते हुए पे और फ लिखे थे, यहां पर आपको क्या करना है, अर्ध विसर्ग लगाते हुए क और अर्ध विसर्ग लगाते हुए यहाँ पे आपको ख लिखना है। लेकिन इनकी कोई खास उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी शामिल होंगे, इसको क्या। तो अर्ध विसर्ग लगा के यदि हम क और ख लिखते हैं, इसका मतलब वो जीव्या मूल्य है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपकी वर्णमाला में, यानी कि वर्ण विचार वाले जो भी हैं, वो सारे वर्ण इसमें शामिल हो चुके हैं और ये 10 सूत्रों में सिमट चुके हैं। अब 10 सूत्रों को रट के याद रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप साथ में वर्ण की जानकारी रखते हैं, वर्ण विचार को लेके साथ चलते हैं, वर्ण विचार वाला टॉपिक आपका क्लियर है पूरा, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने वर्ण विचार क्लियर नहीं कर रखे हैं, आपको पूरे याद नहीं है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें और उसे आप समझने का प्रयास करें, फिर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये थे आपके उच्चारण स्थान। मैंने पूरा प्रयास किया है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले हर प्रश्न का जवाब शायद इसमें आ गया होगा। अब एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस प्रकार ये सारणी आपकी परीक्षा में काम आएगी। एक प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे कोई भी दिमाग से आप कोई भी वर्ण उठा लीजिए। जैसे मैं यहां पर ये वर्ण लेके चल रहा हूं ब, और मैं जानना चाहता हूं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। क्योंकि अभी आपके सामने तालिका, इसलिए आप तालिका ढूंढोगे फटाफट, बे कहां है, नहीं ढूंढना नहीं है, यहाँ पे तालिका की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपने दिमाग में झांकना है और आपको उसके सहायता से इसका उत्तर ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? बे, परीक्षा में जैसे ही कोई वर्ण प्रश्न में दिया हुआ है और उसका उच्चारण स्थान पूछा है, तो आप उस अक्षर का क्रम पहचानिए कि उसका क्रम कहां पर आता है। जैसे बे, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होगी कि ये कौन से वर्ग में है? पू वर्ग में है, ये पहली पहचान है। यानी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है तो कौन सा है? स्पर्श है, स्पर्श है तो स्पर्श में कौन से वर्ग से है? पू वर्ग से है। अब पू वर्ग से है
तो आप सोचिए इस वर्ग का स्थान कितने स्थान पे आता है। पहले कौन सा आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कौन सा वर्ग, कौन से स्थान पे भाई, 5वें स्थान पे, यानी इसका स्थान है 5वां। अब आपको ना सूत्र में जाना है ना कहीं और जाना, आपको डायरेक्ट 5 नंबर उच्चारण स्थान पे जाना है। कितने नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर पे उच्चारण स्थान कौन सा है, इसके लिए आप इस सूत्र पे आ जाइए, इस फॉर्मूले पे आ जाइए, उच्चारित कीजिए क ता, उंगली पे गिन लीजिए क ता, ये हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। क ता मु द ओ, 5 पे क्या आ रहा है, ओ ओ, ओ का मतलब कौन सा सूत्र, ओष्ठ होठ, यानी ब का उच्चारण क्या हुआ, होष्ठ, यानी ओष्ठ। देखिए 5 नंबर। अब आप इसको कंफर्म कर लीजिए, हमने ढूंढा प यहां मिला, प वर्ग यहां मिला, इसका ब यहां पे होगा, यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है, उपपदवानिया नाम, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। 5 नंबर है। ये ट्रिक रहेगी ढूंढने की, परीक्षा में भी आप इसी तरीके से ढूंढेंगे, तभी आप गलती नहीं करेंगे, अन्यथा गलती आपसे हो जाएगी। और यदि आपने एक प्रश्न गलत किया तो हो सकता है आपको बहुत पीछे ले जा सकती। आप वैसे भी कंफर्म कर सकते हैं। जो बड़े व्याकरणाचार्य हैं वो इसको ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, वो कहते उच्चारण करो। अब भैया उच्चारण हमारे इतने स्पष्ट होते नहीं है, भले आप इतनी व्याकरण पढ़ लो। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे माहौल बदलते रहते हैं, उसी हिसाब से बोली बदलती रहती है। हाँ, अब कंफर्म जरूर कर लो कि क्या हकीकत में ही ब का उच्चारण होठों से होता है। ब बोल के दीजिए, ब किससे हो रहा है, दोनों होठ चिपक रहे हैं। अब आप होठों को चिपकने नहीं दें और बोलिए ब का उच्चारण करिए। कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करिए, एकांत में बैठ के कोशिश करिए, सबके सामने नहीं हो रहा है, शर्म आ रही है, तो एकांत में होठ नहीं चिपकने चाहिए। ऐसे नहीं रुके बीच में कुछ स्टिक डाल, डॉक्टर डालते हैं ना जब मुंह के अंदर कुछ इलाज करते हैं, वो यूं करके फिर आपके जबड़े दुखे कुछ भी दुखे आप नीचे नहीं ला सकते, डॉक्टर जो चाहे वो करे। वो एक दरवाजा बन गया, दरवाजा बिना किवाड़ों का दरवाजा। अब बोलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ब चिपक गए ना, ब, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ये ट्रिक रहेगी। इस प्रकार आप किसी भी वर्ण के उच्चारण स्थान को ढूंढ सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। तो 2 या 3 प्रश्न पक्के हैं टॉपिक में से, इसलिए आप इसकी सहायता आप जरूर लें। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप पूरी जानकारी मिली होगी। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मुझे प्रोत्साहित करें, और प्रोत्साहित कैसे किया जाता है ये बताने की कोई बात नहीं है। तो मिलता हूं अगले एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हाँ, ये जरूर है कि मेरी जो संस्कृत व्याकरण है इसी प्रकार क्रमबद्ध चलेगी। यदि आपको हकीकत में संस्कृत व्याकरण सीखनी है तो प्रत्येक टॉपिक को इसी प्रकार क्रम से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और नमस्कार।